हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज की हमारी क्लास का डिस्कशन होगा एग्जाम सेंटर में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, सेम एग्जाम सेंटर में जाने के बाद क्या क्या बातें याद रखनी है और एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और आपने हमारा 30 डेज क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सर्च करनी है आपको एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के नाम से। इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक 25 to 26 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आप 1 by 1 उन क्लासेस को जरूर देख लें। वो क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफिशिएंट रहेंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि उनमें हमने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम पेपर होता है, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले क्या क्या बातें याद रखनी है, उसके बाद एग्जाम में जाने के बाद क्या क्या बातें याद रखनी। तो एग्जाम में जब जाते हैं उससे पहले आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड्स निकाल लिए होंगे, सभी ने सेंटर कॉपी, कैंडिडेट कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रिंट आउट निकाल ली होंगी। प्रिंट आउट भी कलर्ड प्रिंट आउट, किस तरीके का, कलर्ड प्रिंट आउट। तो ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली होंगी। अगर कोई स्टूडेंट रहता है किसी ने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी हैं तो वो एक बार खुद से इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ ले। तो कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है और उसके साथ जो भी बेयर्ड आइटम है, जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं, जो अननेसेसरी हैं, उन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना। कलर्ड प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड के अंदर सेंटर कॉपी, कैंडिडेट कॉपी और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ ही अटेस्टेड फोटोग्राफ होना चाहिए। तो अभी टाइम है, आप अपना फोटोग्राफ भी अटेस्टेड करा सकते हैं और एक दिन पहले सारी की सारी चीजों को एक साथ रख ले ताकि एग्जाम टाइम में जाने से पहले आपको कोई भी चीज मिसप्लेस ना हो, क्योंकि अगर हम एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सारी चीजें सही होती जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो जो वहां पे लेके जानी है आपको, उन सारी चीजों को एक दिन पहले अपनी सारी चीजें कलेक्ट करके रख ले। साथ में कुछ आईडी प्रूफ भी लेके जाना होगा तो कोई भी आप एक अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं। फोटो चाहिए तो फोटो देख लेना और अटेस्टेड फोटो उसके अंदर लगाना है तो वो भी आप सेम फोटोग्राफ अटैच कर सकते हैं। तो ये चीजें थी पहले की कि क्या क्या आपको पहले बातें ध्यान रखनी है। उसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी गोल्ड के आइटम्स हैं उनको अपना घर पे ही निकाल के जाएं। इयररिंग्स, रिंग्स, नोज पिन, सारी चीजें अपनी घर पे ही निकाल के जाएं, क्योंकि वहां पे जाके जस्ट टाइम वेस्ट होता है। तो वहां पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपनी घर पे ही रख के जाएं। क्यों बेखाम में किसी से बहसबाजी करनी है, वहां पे कहेंगे अलाउड नहीं है, ये नहीं है। एस्टेट इन चीजों को, कोई भी चीजों को अलाउड नहीं करता। तो अपनी जितनी भी एसेसरी आइटम्स हैं उन सब चीजों को अपना घर पे ही रख के जाएं, क्योंकि हमारे एग्जाम सेंटर बिल्कुल पास में आते हैं, होम टाउन में होते हैं, तो इसलिए ज्यादा दूर का तो सफर होता नहीं है। तो जो भी बेयर्ड आइटम है आप उन लोगों को अपने घर पे ही रख के जाएं, ना लेके जाएं। वॉच हुई, सेल फोन हुआ, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेके जाने का मतलब नहीं बनता है एग्जाम सेंटर में, क्योंकि कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। बस जो नेसेसरी है, जो वहां पे आप अंदर लेके जा सको, सिर्फ वही आइटम्स लेके जाएं। ज्यादा सामान ना लेके जाएं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं इन 3 to 4 डेज में आपको स्टडी क्या करना है, तो इन 3 to 4 डेज में आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना आप रिवीजन करो। न्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। क्योंकि जब हम एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें कई बार कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो वो होता है लैक ऑफ रिवीजन। तो आप लोगों को रिवीजन, अगर अच्छे से हम लोग रिवीजन पे इतना ध्यान नहीं देते तो ये जो 3 to 4 डेज हैं इनमें आपको सिर्फ रिवाइज करना है। एक बार कर सको एक बार करो, 2 बार पॉसिबल होता है तो 2 बार करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे वो आपके लिए उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए ये रिवीजन करना है एग्जाम में जाने से पहले। और जो जो नेसेसरी आइटम्स हैं सिर्फ वही लेके जाएं, एक्स्ट्रा की चीजें ना लेके जाएं, सभी को अपना घर पे रख के जाएं। ठीक है, और जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाएं, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। ये तो था एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम में जाने के बाद की कि किन किन बातों को ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो जब भी आपको अपनी क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी तो उसके अंदर आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू करें। जो जो क्वेश्चन आता जाए, जो इजी हो
जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो और जो आपको 100% श्योरिटी हो आपका करेक्ट हो, उन क्वेश्चंस को टिक लगाते चले जाएं। जितने क्वेश्चन आते हो, चाहे आपको 50 आते हो, 60 आते हो, 70 आते हो, 80 आते हो, 150 में से, क्योंकि जो टोटल क्वेश्चंस होंगे हमारे वो होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे, और 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 150 मार्क्स होंगे। तो इस 150 में से जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, 60 आते हैं, 70 आते हैं या फिर 80 आते हैं, जितने 100% ठीक है जो क्वेश्चंस वो आते हैं, पहले उन क्वेश्चंस को टिक लगा ले, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन साइकोलॉजी का हो, चाहे वो क्वेश्चन हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या फिर जनरल एप्टीट्यूड से हो, रीजनिंग हो, हरियाणा जीके हो, या फिर आपका सब्जेक्टिव पोर्शन हो। पूरे के पूरे पेपर में से अगर आप स्टार्टिंग में 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस पे आपको श्योरिटी है कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे ठीक है, तो वहां से आपको एक तो एनालिसिस होगा कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके साथ ही आपको ये पता चलेगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस तो मेरे को आते थे जो बिल्कुल ठीक होंगे। उनमें से एक दो का में भी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हैं क्वेश्चंस, उनकी पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा से ज्यादा ठीक होने की। उसके साथ ही जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, फॉर एग्जांपल आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो उन 70 क्वेश्चंस को आप अपनी OMR शीट में फिल जरूर कर ले, क्योंकि OMR शीट में फिल करने में भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। कुछ का अगर एक क्वेश्चन गलत भरा गया ना, तो उसके बाद जितने भी सीरीज में होते हैं सारे क्वेश्चंस मिसप्लेस हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो इसलिए जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, क्वेश्चन नंबर देख के उस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कलर कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम भी लगने वाला है। तो पूरी की पूरी अपनी आंसर शीट को बाद में करने की बजाय जितने क्वेश्चंस पहले स्लॉट में किए हैं उनको अगर साथ के साथ फिल कर लोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम लास्ट में बर्डन नहीं रहता, क्योंकि लास्ट में बहुत ये रहता है कि हाँ टाइम बहुत कम रह गया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये चीजें भी टाइम को साथ के साथ मैनेज करके चलें। तो अपनी आंसर शीट को भी फिल करें और जितने क्वेश्चंस किए हैं उनसे आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद पहली बात, जो क्वेश्चंस आपने कर लिए, कुछ टीचर्स बोलते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पहले मैं तो उस पोर्शन को करता हूं जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ पहले उसी पोर्शन को करना चाहिए कि जो पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगता हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइकोलॉजी हो, या फिर आपका सब्जेक्टिव पोर्शन हो। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, अगर मैं अपने एनालिसिस के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि कौन सा पोर्शन आपको पहले फिल करना चाहिए, तो मैं कहूंगी कि आपको साइकोलॉजी वाला पोर्शन पहले फिल करना चाहिए। क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम सेंटर में जैसे ही हम गए, तो उस टाइम पे हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, बिल्कुल फ्री होता है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, और हमें सारी चीजें मतलब हमने बहुत बार पढ़ी हुई होती हैं, तो सारी चीजें रिवाइज होती हैं। साइकोलॉजी में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो इसलिए पहले आपको, मेरे अकॉर्डिंग, आपको साइकोलॉजी का पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा, ये नहीं कहूंगी 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करें, उसके बाद जो नहीं आते उनको आप छोड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोग अगर साइकोलॉजी का पोर्शन पहले करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज आपने मैथ्स के पोर्शन से स्टार्ट कर लिया या आपने अपने सब्जेक्टिव पोर्शन से स्टार्ट किया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो आई होप आपने अगर 70 to 80 क्वेश्चंस कर लिए, बाद में आप टाइम देखते हैं कि 1 आवर रह गया या फिर जितना भी टाइम बचा हुआ है और इतने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप साइकोलॉजी वाले पोर्शन पे जाते हैं तो आपके माइंड पे कहीं ना कहीं बर्डन होता है और बार बार एक बात हिट करती रहती है, टाइम बहुत कम है, स्टेटमेंट भी पढ़नी है, तो इसलिए ये बर्डन। और साइकोलॉजी के एक एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टेटमेंट को इधर से उधर पढ़ लिया, थोड़ा सा भी माइंड में कोई स्टेटमेंट गलत चली गई कि ये नहीं ये पूछा है, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो इसलिए साइकोलॉजी की हर एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। पढ़ना तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से है, लेकिन साइकोलॉजी की कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिन पे बार बार ध्यान दिया जाता है कि ये टर्म पूछी है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट आंसर सेम होते हैं, हमें बस बेस्ट चूज करना होता है। तो वो बेस्ट चूज तब किया जाएगा जब हमारा माइंड बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी साइकोलॉजी वाले पोर्शन को अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं, सारा नहीं, जितना पोर्शन आपको आता है अगर उतना पोर्शन आप पहले कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं बेटर होता है एज कंपेयर टू आप अगर बाद में करें।
क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं वो साइकोलॉजी को इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, उन्होंने बीएड नहीं कर रखी होती, तो उनको उनके कंसेप्ट्स इतने क्लियर नहीं होते, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं बाद में करूंगा, ये मुझे इतने अच्छे से नहीं आती या फिर ये मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए। तो अगर आप स्टार्टिंग से करते चलते हैं और 150 क्वेश्चंस में से सपोज आपने 70 क्वेश्चंस कर लिए और उन 70 क्वेश्चंस के आपने आंसर बुकलेट में भी अपनी जो आंसर शीट है वहां पे भी फिल कर लिए, उसके बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आपको, पहले आपने वो क्वेश्चन किए हैं जो आपको बिल्कुल आते थे और कम टाइम कंज्यूमिंग थे, यानी कि जो साथ के साथ सॉल्व हो रहे थे, क्योंकि कुछ पेपर तो क्वेश्चन पेपर का ऐसा होता है जो बहुत इजी होता है, कुछ एवरेज होता है और कुछ थोड़ा हार्ड लेवल होता है। तो जो क्वेश्चंस आपको इजी लगे थे, आपको आते थे, आपने वो कर लिए, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लग रहे थे, मीन्स थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, आपको आते तो हैं लेकिन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हैं, सेकंड टाइम पे आपको उन क्वेश्चंस को करना है। और उसके साथ ही जो क्वेश्चंस आपके मतलब एलिमिनेट होने वाले हैं, या तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो स्टेटमेंट को देख के, या फिर आप ऑप्शंस को पढ़ के आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, मीन्स जिन क्वेश्चंस की आपको थोड़ी श्योरिटी होती है कि हाँ ये मेरे को आता है और इसका आंसर में भी प्रोबेबिलिटी ये हो 50% प्रोबेबिलिटी, तो सेकेंड टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को करें जिन क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर आप एलिमिनेशन या फिर हिट एंड ट्रायल से आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंच रहे हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर साथ के साथ उन क्वेश्चंस को फिल करें। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बच जाए लास्ट में, सपोज आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए, 70 पहले हो चुके थे, 50 कर लिए, 120 हो गए, 30 क्वेश्चंस बच गए। 30 क्वेश्चन आपके वो बच गए जिनका आपको कुछ भी नहीं पता, ना आपको उनकी स्टेटमेंट का पता, ना आपको उनकी ऑप्शंस का पता। अगर सपोज ये 30 की बजाय किसी स्टूडेंट के 20 भी हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट के 10 भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि उसने कितना पढ़ा था, कितनी उसकी प्रिपरेशन थी अकॉर्डिंग टू दिस। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके उस टाइम पे बचे हुए हैं उनको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, उनपे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, उनको जस्ट आपको भगवान के भरोसे छोड़ के और कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना, मे बी बी या सी, ए डी, कोई भी एक ऑप्शन। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बी ही करो, मैं ये नहीं कहूंगी आप सी करो या फिर डी करो, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो, लेकिन उन 30, 20 या 10 जो भी आपके लास्ट में क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनपे आप प्लीज अपना दिमाग ना लगाएं। आप अपना अगर दिमाग लगाएंगे तो आप किसी का ए लगाओगे, किसी का बी लगाओगे, किसी का सी और किसी का डी, जिनमें से एक भी क्वेश्चन आपका ठीक नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे, जो भी आपके 30, 20 या 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, या तो सभी के ए, या तो सभी के बी, या तो सभी के डी, या तो सभी के डी सी, इनमें से आपके प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 क्वेश्चंस ठीक होने की। मे बी अगर आपने 30 क्वेश्चंस इस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं तो आपके 7 to 8 क्वेश्चंस तो ठीक होंगे ही, और वो कहीं ना कहीं वेरी करता है आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में। तो इसलिए मैं तो यही ट्रिक फॉलो करती हूँ बहुत सारे एग्जाम्स में, जितने पोर्शन मुझे आता है पहले उस तरीके से सॉल्व करती हूँ, देन कुछ हिट एंड ट्रायल है या फिर एलिमिनेशन है या फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, आता था लेकिन हार्ड है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते उन पे मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाती, उन क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करती हूँ। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसके साथ ही कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 150 क्वेश्चंस है, सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप अपनी आंसर शीट में एक बार लास्ट में जरूर एक बार देखें कि हाँ कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, तो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। और आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। आफ्टर एस्टेट हम केवीएस, एनवीएस, DSSS-B या फिर पीजीटी स्क्रीनिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सभी के लिए निकालेंगे, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आफ्टर एस्टेट एग्जाम। सो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।